मज़ीद सामीन नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाजिर हूँ आपका मेज़बान उस्ताद अज़मतुल्लाह खान। आज पूरी कौम यौम दिफ़ाए पाकिस्तान मना रही है। 1965 के हीरोज़ को आज सलाम पेश किया जा रहा है। इसी हवाले से न्यूज़ एंड व्यूज़ टीवी भी आपके लिए खसूसी प्रोग्राम लाया है। आज हमारे पास मौजूद हैं 1965 के हीरोज़, हमारे गांव के बुजुर्ग जिन्होंने 1965 की जंग में हिस्सा लिया, मुल्क पाकिस्तान की दिफा की खातिर जंग लड़ी। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने वतन का दिफा किस तरह किया, उस वक़्त कौम और फौज का जज्बा कैसा था कि मुल्क पाकिस्तान की फौज ने अपने से कई गुना असला में ताकतवर कौम फौज को कैसे शिकस्त दी। आज हमारे पास मौजूद है, मैं आपका तारफ़ कराता चलूँ, चाचा अब्दुल सत्तार खान, जो कि 19 पंजाब शेरशाह बटालियन के हीरो हैं, और चाचा फतेह मोहम्मद बलोच, जिनका ताल्लुक 20 पंजाब से है। चाचा फतेह मोहम्मद, मैं सवाल का बाद आपसे करूँगा कि सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप कब पाक फौज में भर्ती हुए? हम सन 1964 में भर्ती हुए। 1964 में 20 पंजाब में। अच्छा, तो जिस वक्त 6 सितंबर 1965 को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो उस वक्त आपकी यूनिट और आप कहाँ के दिमाग सर अंजाम दे रहे थे? उस वक्त हमारी यूनिट बन्नू में थी और रात को अचानक स्टार्ट हो गया, सीटियाँ बज गए कि चलो ये हालात खराब, मुल्क के हालात ख़राब हो गए और अपने बिस्तरा बोरी बांधो और गाड़ी में बैठो, चलो जाना। फिर उन्होंने गाड़ी में बिठाया, चले गए। वहाँ से गाड़ी में बैठकर पेटवार सरगोदा के नज़दीक पुराना एयरपोर्ट, और वहाँ पे हमने रात गुजारी। वहाँ से फिर हम चले गए बाइक फील्ड। वहाँ पर फिर जब पहुँचे तो वहाँ हमने कैंप लगाया। कुछ दिन के बाद वो हालात वहाँ से ठीक हो गए। फिर आज़ाद कश्मीर का माहौल खोल दिया दुश्मन ने। तो फिर हमें पूरी यूनिट को फारिग किया गया, इकट्ठा किया गया कि आप लोगों ने आज़ाद कश्मीर में जाना है, घबराना नहीं है, अपने बिस्तर बोरी बांध और गाड़ी में बैठो। फिर हमने बिस्तर बांध कर गाड़ी में बैठ गए। वहाँ से हम चले गए रावलपिंडी, वहाँ उतरे गाड़ी पर, फिर बैठ कर सीधा गए हम रावराकोट हमने रात गुजारी है। वहाँ से फिर हमें ऑर्डर लगा, हमने जाना है तत्ता पानी, वहाँ तत्ता पानी चले गए, वहाँ रात गुजारी है। पोस्टों पर रात गुजारी है। वहाँ पे फिर हमें वापस बना लिया कि चलो आप लोग आगे जाना है, बाबू से आगे ढूली। फिर हमें गाड़ी में बैठे रात हम चले गए। वहाँ ढूली पहुँचे सुबह 4 बजे। वहाँ हमें सुबह का नाश्ता मिला, चाय और बिस्कुट मिले। फिर वहाँ हमने पैदल जाना था। वहाँ ढूली से हम पैदल गए हैं सख्त पहाड़ पे। सख्त पहाड़ पे जब पहुँचे हैं तो चलते चलते दिन के 4-5 बज गए थे। वहाँ खाना पक रहा था, हमें वहाँ खाना मिला है शाम का, और खाना खाया। उसके बाद फिर हमें जो वहाँ से पोर्टर मिल गए हैं जो उस इलाके के थे कश्मीर के, वो उन्होंने बोला है कि आप लोगों ने घोड़ा नक्के पर पहुँचना है। वहाँ पे हमें जो स्कोट मिले, हमें ले गए घोड़ा नक्का पे। वहाँ जब घोड़ा नक्के पे पहुँचे तो सुबह हो गई थी। सुबह पहुँचते ही हमने अपने मोर्चे वाला दफा अपना तैयार किया है, और वहाँ पे फिर हमें खाना वगैरह था, बड़ा कुछ टुकड़े वगैरह फोड़ उठाए हुए थे डब्बों में, वो हमने खाया, अपने दफा तैयार किया है। इतनी देर में फिर हमारे ऊपर दुश्मन ने बम्बारमेंट शुरू कर दी, जो कि अटर्नी की 12 गले हमारे ऊपर लगातार फायर कर रही थी। और फिर हमें ऑर्डर मिला कि वहाँ उनकी सेक्ट में पास हुआ है कि दुश्मन जो है वो जंगल में इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पे फायर करो। फिर हमारे ऊपर 12 गनों ने लगातार फायर किया है।
तो हमें ऑर्डर मिला कि जगह को खाली करो, नीचे नाले में चले जाओ। हम नीचे खाल में जब पहुँचे, वहाँ हमारे कर्नल जमीन थे, वहाँ बैठे थे। कर्नल जमीन के पास दूध का मटका भरा होता, उसने 2-2 घूंट दूध जो भी आदमी पहुँचता तो को देता। फिर आगे कमरा था, मकान था, हम उस मकान में जमा हो रहे थे। रात हम उस मकान में गुजारी है। फिर सुबह जब हुए तो ऑर्डर मिला कि वो सामने जो सरपीर पहाड़ है वहाँ पे पहुँचो। वहाँ पे अपने चले गए, अपने गोमरी और पट्टून में पहुँच गए। सरपीर पे हम वहाँ पे रात गुजारा। हमारे ऊपर अटैक होते जो कि हर हमले को पसपा करते रहे हैं। और वहाँ पे हमारे काफ़ी आदमी शहीद भी हुए हैं, जो कि रात को हमारे मशीन गन लगी थी, उसके ऊपर दुश्मन का गोला लगा है, जिसमें हमारे 3 आदमी शहीद हो गए हैं। एक का नाम खुशहाल था, एक नाम बशीर था, एक रहमतुल्लाह था। ये 3 आदमी हमारे शहीद हो गए हैं। 2 आदमी वहाँ पड़े हैं। तीसरा आदमी जो बशीर था वो हमें नहीं मिल रहा था, वो नीचे गया, देखा तो कवा फोड़ रहा था, उसके पीछे गए तो वो बशीर पत्थर के साथ टेक लगा हुआ बैठा था। हमने आवाज़ दिया बशीर बशीर, लेकिन वो खत्म हो चुका था, जान दे दी थी उसने, और उसको शर लगा हुआ था, वो भी शहीद हो चुका था। वहाँ काफ़ी हमारी कैजुअल्टी हुई। हमारे टाइम नहीं मिलता था, हमने 8 बंदे एक ही जगह पे दफन किए हैं। थोड़ा थोड़ा खो दिया है, उसके ऊपर कमर देकर मिट्टी डाल दिए। 8 आदमी हमने इकट्ठे एक ही कमर बनाई है। इसी तरह हमारे काफ़ी औरत जल्दी सिपाही जो हमारा था, उसने बक्सा कंधे के ऊपर रखा हुआ था, उसको जब गोला लगा सामने से मत्थे में लगा, उसका बक्सा भी दूर चला गया, उसका पूरा सर जो वो उड़ गया था। तो फिर भी हमने रात के वक्त हमारे ऊपर 3 अटैक आते रहे, लेकिन हम हर अटैक को पसपा करते रहे हैं। और हमारे पास आखिर मिशन खत्म हो गया था, तो हमने उन्हीं का निशान उठाकर हमने अपने हथियारों में इस्तेमाल किया है, और हमने पत्थरों पे घूम के हमने अटैक रोका है। तो हालांकि होते थे हमें 21 सितंबर को आखिर जब सीजफायर हो गया, उसके बाद हमारे यूनिट वहाँ सरपीर से वापस आ गए। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। शादी ब्याह का सारा सामान एक कॉल की दूरी पर। आला वैरायटी, कम रेट और तरबियत याफ्ता वेटर की खिदमत हासिल करने के लिए बिस्मिल्लाह टेंट सर्विस गुंडी से राब्ता करें। राब्ता नंबर 0308578740, 030887007217। मतियुल्लाह खान प्रोवाइडर से राब्ता करके एडवांस बुकिंग कराएं। चाचा अब्दुल सत्तार खान, मैं आपसे सवाल करूंगा कि आपने पाक आर्मी कब ज्वाइन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी तालीम जो है ये मिडिल स्कूल हुंडी में हासिल की। हासिल करने के बाद मुबारक 10-10 सन 1961 में मैं मर्दान सेंटर में भर्ती हुआ था। अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद 10/10/1961 को आप भर्ती हुए? जी, के बाद मैं सियालकोट कुंडी पंजाब में मेरी पोस्टिंग हुई। चले गए जी। दूसरा सवाल मेरा चाचा अब्दुल सत्तार आपसे ये होगा कि 6 सितंबर 1965 का वो दिन जब दुश्मन ने रात की तारीकी में एक हमला किया, उस बेगाना हमला किया कि जिसका कोई उसने अल्टीमेटम नहीं दिया था, तो उस दिन उस वक्त 6 सितंबर 1965 को आप कहाँ तैनात थे, और फिर उन दिनों का हवाल हमें बताएं, क्योंकि चाचा अब्दुल सत्तार खान 1965 के उन हीरोज़ में से हैं जिन्होंने 6 माह कैद की सोबत भी बर्दाश्त की है। तो आइए जानते हैं कि चाचा अब्दुल सत्तार खान ने जंग के दिनों में किस तरह दुश्मन का मुकाबला किया, और फिर ये किस तरह दुश्मन की या कैद में आ गए। ये हवाल जानते हैं चाचा अब्दुल सत्तार खान। हमारी यूनिट सियालकोट छावनी में थी। पहले हालात तो कश्मीर में बहुत ख़राब थे, तो उन्हीं दिनों में हमें डिव की तरफ से आर्डर मिला था कि आप सियालकोट वाइस के करीब उदनपुर गाँव
वहाँ पर आपने जाना है। तो रात के वक्त हम गए। 10-15 दिन तो हमने अपना दिफा मुकम्मल किया। स्टेशन डालोवाली हमारा बटालियन हेडक्वार्टर था और हमारी कंपनी को और ख़ासकर हमारी सी कंपनी को टास्क मिला कि आप भैंस टेकरी के ऊपर दिफा करें। हमने रात को हम मोर्चे खोदते थे और तकरीबन कंपनी का फैलाव 1000 गज था, यानी 1000 गज के इलाके में आपके तैनात थे। हमारी कंपनी 1000 गज के फासले पर तैनात थी। बटाल सी कंपनी में अलग हर कंपनी में 3 प्लाटूनें होती हैं। हमारी प्लाटून 7 प्लाटून, 8 प्लाटून, 9 प्लाटून। मेरी प्लाटून जो थी वो 7 प्लाटून थी। हमारे प्लाटून कमांडर नाइट सुल्तान नजर खान थे, वो हमें 7 तकरीबन 7:30 हम एडवांस चले जाते थे मोर्चों के ऊपर, मोर्चे खोद कर वापस आ जाते थे। फिर हमें आर्डर मिला था कि आप लोग 8 बजे जाया करेंगे और पूरी रात वहाँ गुजारने के बाद सुबह अजान के बाद 10-15 मिनट अजान के बाद वापस आ जाया करें। वहाँ एक गांव था कुंदनपुर, सकूर था। दिन को हम उधर रहते थे और रात को वहाँ गुजारते थे। तारीख तो मुझे याद नहीं है। तो दुश्मन ने रात को तकरीबन 1 बजे ज़बरदस्त अटैक किया, हमला किया और हमारी प्लाटून को आर्डर ये मिला था कंपनी को कि आप दुश्मन को तकरीबन आधा घंटा वहाँ पर रोकने के बाद आप बटालियन हेडक्वार्टर अपना जो बटालियन का दफा था वहाँ पर आप लड़ेंगे। तो हमारे कंपनी कमांडर साहब जो थे कैप्टन शरीफ, तो हमारे साथ थे। भैंस टेकरी के ऊपर उनका बैंकर था। उसने कहा था कि आप मेरे साथ मिलाप रखेंगे वायरलेस सेट का और ये जो दूसरे टेलीफोन होते थे तार वाले, तो शरीर की वजह से वो वायरलेस सेट का भी मिलाप खत्म हो गया और टेलीफोन का भी खत्म हो गया। तो हमारे प्लाटून कमांडर ने 10-15 मिनट के बाद, हालांकि वो साइलेंट होती रही, हमारे ऊपर आवाजें मारता था कि भागना नहीं है, इतना टाइम रह गए, फायर करो। हालांकि हमारे पास 2 मशीन गन भी थी और 13 फैब के 2 मशीन गनें हमें और मिली थी ताकि दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके। दुश्मन ने इतना ज़बरदस्त फायर किया कि उनको पता था कि अभी सब लोग ख़त्म हो गए होंगे, मगर अल्लाह के फजल से जब उन्होंने फायर पीछे किया तो हमारा फायर शुरू हो गया। उनका इतना बड़ा अटैक था कि अंदाजे से बाहर। तो हमने भी फायर शुरू कर दिया था। हमारे हवलदार थे शेर खान, हालांकि बहुत काबिल आदमी थे, और उन्होंने कहा कि बेटा भागना नहीं है, ज़बरदस्त फायर शुरू करो, दुश्मन बहुत ज़्यादा है। हमने फायर शुरू किया तो शहर अपनी भी शुरू हो गई और दुश्मन की भी, तो यानी जंग शुरू हो गई। उसके बाद हम लड़ते रहे। एक ही रास्ता था, सियालकोट से कजलियार पोस्ट रेंजर का है, वहाँ पर पक्की सड़क जाती है। हालांकि 8 किलोमीटर का फासला है, कोई सियालकोट से इतना दूर नहीं है, बॉर्डर साथ ही है। सड़क के दाएं बाएं मैन फील्ड 80 टैंक मैन और उसके बाद 80 पर्सनल मैन ये लगे हुए थे। हम हालांकि देखते थे कि वापस आते थे, बटालियन हेडक्वार्टर में कोई काम होता था, हम देखते थे। उसके बाद बोर्ड भी लगा हुआ था कि ये रास्ता है आने जाने का, और हमें पता था। हमें उस्ताद
ने बताया था, प्रमुख कमांडर साहब ने भी बताया था कि ये रास्ता है और पक्की सड़क। जब अटैक आया आधा घंटा गुजरने के बाद हमारा मिलाप तो खत्म हो गया। हम उसके बाद वो दुश्मन की इतनी फायरिंग जबरदस्त थी, हालांकि आपने हमारे आदमी तो फायर करते रहे और उसके बाद हमने कोशिश की वापस आने की। तो जो हमारे बाईं तरफ और दाईं तरफ दुश्मन आगे निकल आया था और हमें उन्होंने दुश्मन ने घेरे में डाल दिया। जब हमारे आदमी पहले जो एक सेक्शन निकल गए, उसके 3 आदमी 4 आदमी शहीद भी हो गए थे। रोड के ऊपर क्योंकि ज़्यादा फायरिंग थी, गोलाबारी हो रही थी। तो जब हम निकले आए तो दुश्मन उस वक्त पहुंच चुका था पक्की सड़क के ऊपर और हम उधर ही रह गए। हम फायर करते रहे, हमारे पास एम्बिशन वगैरह खत्म हो गया था और आपको घेर में लेकर उन्होंने। हाँ, उसके बाद सुबह हो गई। सुबह दुश्मन ने फिर दोबारा अटैक किया, फिर दोबारा, और हमारे पास तो एम्बिशन ही नहीं था। तो हमारी इतना ज़बरदस्त शेलिंग हुई। हमारा ओपी बैठा हुआ था एयरपोर्ट किसी दरख्त के ऊपर। तो उसने हम हालांकि अपनी आंखों से देखते थे कि गोला सड़क के ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे, और उनका बड़ा नुकसान हुआ। तो इतने में फायरिंग जब खत्म हुई तो इंडिया के कर्नल थे, वो हमारे आगे आए। तो हमारे पास एक आदमी के पास ग्रेनेड था। तो हम जमा हो गए कब्रिस्तान में। हमें हालांकि हमारे लक्ष्य के तो कब्रिस्तान मार का हुआ था कि हमारी शैलन जो है कब्रिस्तान के ऊपर न करे, मगर इंडिया वाले करते रहे। तो उधरी एक बहुत बड़ा गहरा खड्डा था। तो हवलदार ने बोला कि हाँ वैसे भी मार जाएंगे, तो किसी के पास कोई एम्बिशन या कोई ग्रेनेड। तो एक आदमी ने कहा था कि मेरे पास एक ग्रेनेड है। उसने झोले से निकाला तो सत्तर हवलदार थे, उसने दिया। तो एक आदमी ने नीचे से हाथ लगाया, वो बात फट गई। तो इंडिया वाले भाग गए। उन्होंने बोला कि इनके पास तो एम्बिशन है। तो तकरीबन 20-15 मिनट के बाद कर्नल साहब ने उनको कहा कि जाओ उनको अभी कैप्चर करो। तो बड़ी मुश्किल से आए। उन्होंने कहा कि भाई आप हथियार फेंक दें। तो हमारे हवलदार ने कहा था कि अपना फायरिंग राइफल से फायरिंग पेन निकाल लें और ये जो बिनट है ये भी जमीन में दबा दें ताकि उनके ये हमारा हथियार काम ना आए। तो हमने ऐसा किया। तो इंडिया वाले आ गए थे। उन्होंने बोला भाई हम आपको मार देंगे अभी, तो आप कैप्चर है। तो हमारे हवलदार ने कहा कि ठीक है जी, हमारे पास एम्बिशन नहीं है, तो आ जाओ। हवलदार के पास आए और साथ ही उनका एक कर्नल था, हिंदू था। तो उसने हमारे हवलदार को अलग किया और हमारे सामने उसने कहा था कि इतनी शैलिंग होने के बावजूद आप भागे नहीं। तो उसने कहा कि हमारा सेवा नहीं है भागने का। तो फिर वो आपको गिरफ्तार करके ले गए। हमें गिरफ्तार करके ले गए। मजीद सामीन, ये जत्स्तार खान अहवाल बता रहे थे कि क्योंकि दुश्मन की कोशिश होती है कि मवासलाती निज़ाम को तोड़ा जाए ताकि पैगाम रसानी का अमल रुक जाए, पैगाम न पहुंच पाए। उसके साथ साथ जो रास्ते होते हैं उनको तोड़ा जाता है, उन पर कब्जा किया जाता है ताकि पीछे से आने वाले एमिशन को रोका जाए, असले को रोका जाए, ताकि जो बहाज पे पलटून लड़ रही है उसके पास असला न पहुंच सके और असला न होने की वजह से वो यकीनन शिकस्त खाएगी। तो ये बता रहे हैं कि जब दुश्मन ने हमें घेरे में लिया तो उनके कर्नल ने पहला सवाल हमसे यही किया कि आपके पास एमिशन ख़त्म होने के बावजूद आप क्यों नहीं भागे। तो ये बता रहे हैं कि हमारे हवलदार ने उनको जवाब दिया कि हम भागने के लिए नहीं आते, हम लड़ने के लिए आते हैं, हम शहीद होने के लिए आते हैं।